अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, डॉक्टर तमीना नज़ीर हेयर। आज हम स्टैटिकल थ्योरी 2 का लेक्चर देखते हैं, जिसमें हमने देखना है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के दौरान जो एरर आते हैं, जो कि कल मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, आप लोगों को थोड़ा इशू आया उसमें, तो मैं आज डिटेल से उसको बता रही हूँ कि बेसिकली वो है क्या। चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है एरर्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हम ये देखेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से एरर आते हैं। रैंडम सैंपल हैव वेरिएबिलिटी। जो भी हम कोई रैंडम सैंपल लेते हैं उसमें ज़्यादातर वेरिएशन होती हैं। दे कैन बी क्वाइट अनलाइक द पॉपुलेशन दे वर टेकन फ्रॉम। अब बाज़ रैंडमाइजेशन इस हद तक हो जाती है कि इवन जिस पॉपुलेशन से हमने उसको लिया होता है वो उसको प्रॉपरली प्रिडिक्ट नहीं करता, उसको प्रॉपरली एज्यूम नहीं करता। अब इसकी वजह से जो हमारा कंक्लूजन पे इफेक्ट आता है वो बैड इफेक्ट होता है, उसकी वजह से एरर आते हैं। दिस इज फैक्ट ऑफ स्टैटिकल लाइफ एंड वी मस्ट लर्न हाउ टू लिव विद। अब जब भी कोई स्टैटिकल परफॉर्मेंस होती है, स्टैटिकल रिसर्च परफॉर्म होती है, तो एरर का होना लाजमी है। एरर के साथ हमें डील करना आना चाहिए। अब दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और इसको अल्फा एरर भी बोलते हैं, टाइप 2 एरर इसको बीटा एरर भी बोलते हैं। अब ये दोनों बेसिकली हैं क्या, और इसको आसान तरीके से समझने के लिए इधर इन्होंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है कि जब जैसे एक स्टैटिशियन के पास एक हाइपोथेसिस आता है, ये उसी की एग्जांपल है कि जैसे एक जो ज्यूरी है, जो जजेस का ग्रुप है, उसके सामने एक केस प्रेजेंट हो। अब अगर जज के सामने कोई केस आता है, कोई क्लेम करता है, एक क्लेम करता है कि मैं सच्चा हूँ, और जो जज होता है उसने जो सच्चा क्लेमर है उसको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है। For jury the question is whether the individual is innocent as he claims और whether he is guilty। अब जज ने देखना है कि उसका जो सामने खड़ा इंडिविजुअल है वो मासूम है या वो कल्प्रिट है। उसने अगर वो मासूम है तो अगर मासूम को जेल भेज दिया गया है तो ये एरर है, और अगर वो गिल्टी है और मतलब अगर वो मुजरिम है और उसको रिहा कर दिया गया है तो ये एरर है। ठीक है। अब जजेस के पास एक बेनिफिट ऑफ डाउट का ऑप्शन होता है कि उसमें उन्होंने क्या करना होता है, प्रूफ्स के थ्रू क्या करना है कि जो इनोसेंट है उसको रहा करना है और जो कल्प्रिट है उसको जेल में डालना है। अब इसी तरह आपके पास आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग, भी इसी की मुतबादल है कि स्टैटिशियन के पास जब एक क्लेम आता है कि आया कि वो ठीक को एक्सेप्ट कर रहा है, आया कि वो सच को साबित कर रहा है या वो झूठे को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां पे आते हैं आपके एरर्स। ठीक है। अगर फर्ज करो वो जो क्लेम था उसको हम नल हाइपोथेसिस लें, तो अगर आपका स्टैटिशियन एक ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देता है तो वो टाइप 1 एरर आता है, और अगर वो फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है तो टाइप 2 एरर आता है। सेम उसी तरह के अगर वो सच्चे इंसान को जेल में डाल देता है तो टाइप 1 एरर है, और अगर झूठे इंसान को वो घर भेज देता है, रिहाई दे देता है, वो टाइप 2 एरर है। ठीक है। अब इतनी आसान एग्जांपल के साथ आपको ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि टाइप 1 एरर क्या होता है, कि जब आप सच्ची चीज को जुटला दें तो वो टाइप 1 एरर है। अब आप झूठी चीज को एक्सेप्ट कर लें तो वो क्या है, टाइप 2 एरर है। अब ये इधर एक और टेबल है जिसमें आपको एरर्स के बारे में बताया है कि एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है अल्टरनेटिव। अब नल हाइपोथेसिस के बारे में बताया है कि एक दफा हमने उसको रिजेक्ट किया है, एक दफा हमने उसको एक्सेप्ट किया है। अगर हम रिजेक्ट होने की बात करें तो जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है और तब हम उसको रिजेक्ट कर दें तो उसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं।
अगर हम नल हाइपोथेसिस गलत है, अब गलत नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दें तो हमारी कंक्लूजन क्या आएंगी, ठीक आएंगी, करेक्ट कंक्लूजन। और अब उसी तरह अगर हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं जब वो ठीक है, तब तो हमारा करेक्ट रिजल्ट आएगा। पर अगर हम फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लें तो क्या आएगा, आपका टाइप 2 एरर। ठीक है, तो ये आसान सी एग्जांपल है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर, एक एरर कब कब वकूफ पजीर होता है उसके बारे में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से पता चलता है। ठीक है, सिंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एरर, व्हाट आर देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। अब दो तरह के एरर हैं और उनकी अकरेंस किस तरह किसके ऊपर लाई करती है। द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है कि इसको हम नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसके अंदर फर्दर डिटेल के साथ करेंगे। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा को बेसिकली क्या है, टाइप 1 एरर को हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं। टाइप 1 एरर क्या था कि आपने जो ट्रू नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया, आपने सच्चे इंसान को जेल में डाल दिया। ठीक है, जो ट्रू नल हाइपोथेसिस है उसको आप रिजेक्ट कर रहे हो, ये होता है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी को आप अल्फा एरर बोलते हो। हमारी एग्जांपल में मोस्टली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यू होती है वो क्या करते हैं, 0.05 या 0.1 या 0.01। तो अब ये जो वैल्यूज हैं ये बेसिकली आपका जो स्टैटिशियन है वो चूज करता है कि उसने अपनी रिसर्च का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना करना है। नॉर्मली जो रिसर्च है उसमें 0.05 या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखा जाता है। अच्छा, अब इधर एक उन्होंने ग्राफ शो किया है जिसमें उन्होंने बताया है कि the graph below shows the relationship between claim and the truth when the null hypothesis is true. Of course that means two distribution are identical. अब हमारा null hypothesis true है तो उसके लिहाज से आपका जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, claim a true null hypothesis, upper shaded area is the level of significance। अब ये जो आपका एरिया है ये दो ग्राफ शो किए हैं। अब जो शेडेड एरिया है ना, उन्होंने क्या बताया कि ये आपका नल हाइपोथेसिस, ट्रू नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने का चांस है। अब ये कितना होता है, 0.05% या 5%। आप एक सच्चे हाइपोथेसिस को, आप एक ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं तो उसका चांस कितना है, इतना 0.05, ठीक है, या 5% होता है। तो 95% क्या है, उसको एक्सेप्ट करने का चांस है। अब उसी तरह आप टाइप 2 एरर की बात करें, टाइप 2 एरर क्या होता है, the probability of type 2 error which is the probability of accepting the false null hypothesis। अब accepting the false null hypothesis का क्या मतलब है कि आपने मुजरिम को सच्चा साबित करके उसको रिहाई दे दी है। ठीक है, तो मुजरिम को रिहाई देना टाइप 2 एरर है। फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना टाइप 2 एरर है। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं। is given by the value of beta, that value is much harder to determine because if the null hypothesis is false then no information is available on what the population parameter value really is। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि आपके पास अगर टाइप 2 एरर आ रहा है तो आपकी रिसर्च और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, आपको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपने फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया है तो आपका ट्रू नल हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इफ द नल हाइपोथेसिस वाज वेरी डिफरेंट देन द ट्रूथ, द वैल्यू ऑफ बीटा विल बी स्मॉल। और अगर आपका जो नल हाइपोथेसिस है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा डिफर कर रही है आपके ट्रू नल हाइपोथेसिस से, तो आपकी जो एरर बीटा है, जो टाइप 2 एरर है, उसकी वैल्यू बहुत छोटी होती है। अब हम इस वैल्यू को अगर डिनोट करें, बट इफ द नल हाइपोथेसिस वर क्वाइट क्लोज टू द ट्रूथ
but off by just a little bit, then the value of beta could be quite large. अब फर्ज करो कि आपका जो नल हाइपोथेसिस था वो रियलिटी से बहुत डिफरेंट है, तो आपका जो वैल्यू आएगी बीटा की वो आएगी स्मॉल, और अगर आपका वो रियलिटी के आसपास है तो आपकी वैल्यू क्या आएगी लार्ज। अब उसको इन्होंने 1 माइनस अल्फा से शो किया। अल्फा क्या है 0.05, 1 क्या है 1, 1 माइनस 0.05 का आंसर क्या आता है। आप अगर इसको आसान अल्फाज में करें तो हमने क्या करना है 100 में से -5% कर देना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 95% आपके पास ट्रूथ वैल्यूज आ जाती हैं। the two pairs of graph below the compare the true distribution against claimed distribution when a null hypothesis is false। अगर नीचे एक ग्राफ शो किया गया है जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आपका नल हाइपोथेसिस वेरी फॉल्स हो और स्लाइटली फॉल्स हो, अगर वो बहुत ज्यादा फॉल्स है तो आपका जो ये डिफरेंस आएगा ये क्या आएगा ज्यादा डिफरेंस आएगा, आपको जो एरर है वो ज्यादा आएगा। ठीक है, अब अगर स्लाइटली फॉल्स हो तो आपका ये जो अपर शेडेड एरिया इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो आपका जो ये वाला शेडेड एरिया है ये क्या करेगा आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताएगा। ठीक है, अब इधर shaded area is the probability of type 2 error, shaded area is the probability of type 2 error। ठीक है, तो ये पूरा जो एरिया है ये टाइप 2 एरर को शो कर रहा है। सो हाउ कैन वी कंट्रोल द प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2। अब टाइप 2 एरर हो किस वजह से रहा था कि आप एक फॉल्स नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे थे, और इसका मसला कब आ रहा था कि जब आपका, तो सिंपल सी बात है आप नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट ही ना करो, तो इस तरह इसको हम रिजोल्व कर सकते हैं। दूसरा हम इसको किस तरह रिजोल्व कर सकते हैं, सैंपल साइज को इंक्रीज करके, ताकि हमारे पास डाटा वेरिएशन इंक्रीज हो सके। The first option is actually quite common by refusing to accept null hypothesis। अब उन्होंने कहा जो फर्स्ट था ये कि हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट ना करें, ये बहुत कॉमन है आजकल, इसी को ट्रेंड में लिया जाता है कि कोई बला हमारे सर आए ना, आराम से उसको हम शुरू में ही अपना जहन बना ले कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट नहीं करना। द लैंग्वेज फेल टू रिजेक्ट and the contextual conclusion there is insufficient evidence to conclude indicate that this decision has reached no conclusion on the matter। It is similar to the case of hung jury that cannot decide। अब ये उसी तरह का हिसाब है कि अगर स्टैटिस्टिशियन को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या करे आगे अपनी रिसर्च के, तो इसी तरह का हिसाब है कि जजेस को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या फैसला दे। द सेकंड ऑप्शन इज मोर एक्टिव इफ फेलिंग टू रिजेक्ट null hypothesis is not a suitable conclusion the statistician could enlarge the sample। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अपना सैंपल साइज इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास सैंपल साइज इंक्रीज हो जाता है तो हमारी जो वेरिएशन है वो कम आ जाएंगी, वेरिएशन कम आएंगी तो हमारे लिए फॉल्स नल हाइपोथेसिस को आइडेंटिफाई करना ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का आपका लेक्चर था जिसमें हमने टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर को देखा, उसमें क्या डिफरेंस है, किस तरह हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या किस तरह से हम उसको डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आप मुझसे पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस लेक्चर, और आप मुझे कल ही इन्फॉर्म करें इसके बारे में अगर आपको नहीं समझ आया तो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।